हेलो कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 11 के इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं जो न्यू सेशन 2024 और 25 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लेखन कला और शहरी जीवन, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य और यायावर साम्राज्य, यानी इस वीडियो में हम 3 चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं। तो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस सिंगल पार्ट 1 वीडियो में अगर हम बात करें तो आपके एग्ज़ाम के 40 नंबर कवर हो रहे हैं। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है वह मेसोपोटामिया से लेकर। तो मेसोपोटामिया क्या है? तो मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है। ठीक है, किसके लिए? दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती के लिए प्रयोग होने वाला शब्द जो है मेसोपोटामिया। ठीक है, और इसे मेसोपोटामिया 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेसोस और पोटोमोस। ठीक है, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। अरामाइक तो हिब्रू से मिलती जुलती एक भाषा है जिसने 1400 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में प्रवेश किया था। इसी प्रकार से जल प्लावन या फ्लड क्या है? तो बाइबल में उल्लेखित एक कहानी जिसके अनुसार यह जल प्लावन जो है पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था। मेसोपोटामिक लिपि से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिपि क्या है? क्यूनिफॉर्म यानी किलागार। तो ये जो शब्द है लातीनी भाषा के शब्दों यानी क्यूनियस और फोर्मा से बना है। क्यूनियस का अर्थ है खूंटी और फोर्मा का अर्थ है आकार। तो क्यूनिफॉर्म शब्द जो है लातीनी भाषा का शब्द क्यूनियस और फोर्मा से मिलकर बना है। क्यूनियस का अर्थ होता है खूंटी और फोर्मा का अर्थ होता है आकार। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट मैं आप सभी की गारंटी देता हूँ कि अगर कंप्लीट वीडियो आप सभी ने देख ली तो आपके पेपर में 35 से लेकर 40 नंबर के क्वेश्चन यहीं से ही आ जाएंगे। इसके बाद हम पार्ट 2 भी कवर करेंगे, जिसमें हम 3 और चैप्टर के बारे में बात करें। 3 वर्ग, संस्कृतियों का टकराव, मूल निवास विस्थापन और आधुनिकीकरण रास्ते, उसमें हम कवर करेंगे। स्टेल क्या है? तो मेसोपोटामिया के पत्थर के जो शिलापट जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते थे उन्हें स्टेल कहा जाता है। जिगुरात क्या है? एक सीढ़ीदार मीनार है। और लेखन कला और शहरी जीवन के जो प्रारंभ हो मेसोपोटामिया में ही माना गया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है इतिहास के जो आरंभिक काल में मेसोपोटामिया के जो शहरी के दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता है। तो मेसोपोटामिया के जो शहरीकृत भाग है उन्हें क्या क्या कहा गया है? उन्हें सुमेर और अक्कद कहा जाता है। 2000 ईसा पूर्व के बाद बेबीलोन जो है एक महत्वपूर्ण जो है शहर बन गया और तब दक्षिणी भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। तो बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर कब बनना? तो 2000 ईसा पूर्व में। लगभग 1100 ईसा पूर्व में असीरियाइयों ने मेसोपोटामिया के शहरी के उत्तरी भाग में अपना राज्य स्थापित कर लिया और इस क्षेत्र को भी असीरिया कहा जाने लगा। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन ज्ञात भाषा कौन सी थी? तो वह है सुमेरी। तो इस प्रदेश की सबसे प्राचीन ज्ञात भाषा सुमेरी है और अक्कदी लोगों के यहाँ आकर बसने के बाद सुमेरी के संग अक्कदी भाषा ने ले लिया। उसके बाद आरामाइक भाषा का प्रचलन आरंभ हो गया और ये भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी और इराक के कुछ भागों में आज भी भाषा बोली जाती है। इराक का जो दक्षिणी भाग है अपनी खेती के लिए विख्यात था और इराक के उत्तर में ऊंची भूमि है जहां स्टेपी घास के मैदान है। यहाँ आजीविका का मुख्य साधन जो है वो पशुपालन है। मेसोपोटामिया की जो फरात नदी है उन दिनों जो है विश्व व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में जानी जाती थी। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया वो कौन सी नदी जो है विश्व मार्ग के रूप में जानी जाती है? वह है फरात नदी। इसी प्रकार से आप ये कैसे कह सकते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता और खाद्य उत्पादन के जब स्तरहीन में कारण बने, यानी शहरीकरण के कारण बने, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको कवर कर लेना है। 3 नंबर में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, 3 से 4 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं आप सभी से। तो इसको आपको कवर कर लेना है, इन सभी क्वेश्चंस को। ठीक, अगला क्वेश्चन है शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? यह प्रदेश किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? तो शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई और ये प्रदेश इराक गणराज्य के फरात और दजला नदियों के मध्य स्थित। किस नदी हुई? दजला। दजला क्या नदी का नाम है? दजला।
ठीक है, तो कई बार यहाँ पर मिसप्रिंट हो जाता है। तो दजला नदी के बीच स्थित है। वर्तमान में मेसोपोटामिया को किस राज्य के रूप में जाना जाता है? तो इराक। तो वर्तमान में मेसोपोटामिया जो इराक गणराज्य का हिस्सा है, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी किन विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है? तो अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल और समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए जो है प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत कब हुई? तो मेसोपोटामिया में जो पुरातत्व खोज की शुरुआत 1840 ईस्वी में हुई। मेसोपोटामिया के 2 स्थलों के नाम बताओ जहाँ लंबे समय तक उत्खनन कार्य चला। वह है इराक जो है उरुक और मारी। क्या नाम है उसका? उरुक और मारी। उरुक और मारी, ठीक है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था? तो क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में मेसोपोटामिया का कई संदर्भों में उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार से इराक के किस भाग में सबसे पहले नगरों का लेखन प्रणाली का पुनर्निर्माण हुआ? तो वह है दक्षिणी रेगिस्तानी भागों में। मेसोपोटामिया के इतिहास के कौन कौन से स्रोत उपलब्ध हैं? तो वह इमारतें, मूर्तियाँ, आभूषण, औजार, कब्रें, मुद्राएं, लिखित दस्तावेज। सभी प्राचीन व्यवस्थाओं में कहाँ की खेती सबसे अधिक उपज देने वाली थी? तो दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे अधिक उपज देने वाली थी। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कब शुरू हुआ? तो कांस्य युग अर्थात लगभग 3000 ईसा पूर्व में। कांसा कौन सी 2 धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है? वह तांबा और रांगा। वारकाशीर्ष नामक मूर्तिकला का प्रसिद्ध नमूना मेसोपोटामिया किस नगर से मिला है? तो वह है मेसोपोटामिया उर नगर से मिला। इसे सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। तो वारकाशीर्ष नामक मूर्ति से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेसोपोटामिया के लोग अपने लिए आवश्यक धातुएं और अन्य पदार्थ कहाँ से मंगवाते थे और इसके बदले में वे क्या निर्यात करते थे? ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन हमको कवर करना है। मेसोपोटामिया का कौन सा जलमार्ग व्यापार के लिए विश्व मार्ग का काम करता था? है फरात नदी मार्ग। लेखन या लिपि से क्या अभिप्राय है? तो लेखन या लिपि से अभिप्राय उन ध्वनियों से है जो संकेतों या चिन्हों के रूप में लिखी जाती हैं। इसी प्रकार से लेखन कला का क्या महत्व है? यहाँ से जो है 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लेखन कला द्वारा हिसाब किताब को समुचित ढंग से रखा जा सकता है। लेखन कला से मनुष्य दूर दूर बैठे लोगों के साथ अपना संपर्क बनाए रख सकता है। और लेखन कला का सबसे बड़ा महत्व इस बात में है कि मनुष्य पुस्तकों के रूप में अपने ज्ञान को संचित कर सकता है और इस प्रकार वह अपने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचा सकता है। मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए कागज़ के रूप में किस चीज़ का प्रयोग करते थे? तो मिट्टी की पट्टिकाओं का इस्तेमाल किया करते थे। मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि कैसी थी? किलाकार अथवा क्यूनिफॉर्म। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन है। उसके बाद इसका स्थान अक्कदी भाषा ने लिया। 2400 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन का स्थान किसने लिया? अक्कदी भाषा ने। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को किस व्यक्ति से जोड़कर देखा जाता है? तो है उरुक शहर के एक प्राचीन शासक एन मरकर से जोड़कर देखा जाता है। दक्षिणी मेसोपोटामिया में विकसित शहर कौन कौन से 3 प्रकार के थे? तो मंदिरों के चारों विकसित शहर, व्यापार केंद्र के रूप में विकसित शहर और शाही शहर। मेसोपोटामिया के 2 देवी देवताओं का नाम बताए। तो चंद्र देवता उर और प्रेम युद्ध की देवी नाना। मेसोपोटामिया के पुराने मंदिरों और घरों में एक अंतर बताइए। उर नगर में घरों के बारे में प्रचलित कोई 2 अंधविश्वास। तो अंधविश्वास क्या था उन नगर को संबंधित? तो यदि घर की देहली ऊंची उठी हुई हो तो वह धन दौलत लाती है। यदि सामने दरवाज़ा किसी दूसरे के घर की ओर ना खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता है। उर नगर में शव का अंतिम संस्कार शव को भूमि में नीचे दफनाया जाता था। मारी नगर, मारी लोगों के 2 प्रमुख व्यवसाय कौन थे? तो खेती एवं पशुपालन, दूसरा व्यापार। मारी राज्य में कौन कौन से खानाबदोश समुदाय के लोग आकर बसे? वहाँ के राजा किस समुदाय थे? तो वो थे मारी राज्य में अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई, अमीरियन समुदाय के लोग आकर बसे थे और वहाँ के जो राजा थे मारी के वे एमोराइट समुदाय के थे। मारी के राजाओं ने वहाँ किस देवता के लिए मंदिर बनवाया? तो स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन के लिए। ठीक है, मारी स्थित जिमरिन का जो राजमहल है बहुत ही विशाल था। इसके उदाहरण दीजिए। वह राजमहल जो है 2.4 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था और इसमें 260 कमरे बने हुए थे। उर की कोई 3 विशेषता। तो नगर की गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी और संकरी थी। जल निकासी के लिए नालियाँ और मिट्टी की नालिकाएँ बनी हुई थी। लोग अपने घरों की सफाई के बाद सारा कूड़ा कचरा गलियों में डाल देते थे। गिलमिश महाकाव्य रचना लगभग जो है 2700 से 2500 ईसा पूर्व में की गई थी और ये काव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। संसार को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या? तो है उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा।
तो इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने समय का विभाजन किस प्रकार हुआ। तो इस तरह से अशुरबनिपाल कौन था, तो अशुरबनिपाल असीरिया का अंतिम राजा था और उसकी दो उपलब्धि, उसने अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय की स्थापना की। तो अशुरबनिपाल ने अपनी राजधानी निनवे, इसका राजधानी नाम क्या है, निनवे में एक पुस्तकालय की रचना की और उसने इतिहास, महाकाव्य, साहित्य, ज्योतिष आदि की पट्टिकाओं को इकट्ठा करवाया था। बेबीलोन को उच्च संस्कृति का केंद्र क्यों माना जाता था, क्योंकि यहाँ के कई नगर पट्टिकाओं के विशाल संग्रह के लिए विख्यात थे। इसी प्रकार से बेबीलोनिया को असीरियाई आधिपत्य से कब और किसने मुक्त कराया, तो दक्षिणी कछार के एक शूरवीर नेबुलस्पेर ने। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक है वह है नेबोनिडस और उसने अक्कद के राजा सारगोन की खंडित मूर्ति की मरम्मत भी करवाई थी। मेसोपोटामिया के लेखन कार्य किस प्रकार करते थे, तो लोग लेखन कार्य किस प्रकार किया करते, इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। 8 नंबर में पूछा जा सकता है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो इसे आपको कवर कर लेना है। ठीक है, किलाकार चिन्ह क्या था, तो इस प्रकार से बेबीलोन नगर की मुख्य विशेषता क्या थी, तो बेबीलोन नगर जो है 331 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने के तक बेबीलोन विश्व का एक प्रमुख नगर बना रहा। इसकी विशेषता क्या थी, इसका क्षेत्रफल लगभग 850 हेक्टेयर से अधिक था। इसकी 4 दीवारी तिहरी थी, इसमें बड़े बड़े राजमहल और मंदिर स्थित थे। नगर में एक जुगरात अर्थात सीढ़ीदार मीनार भी थी। नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र और शोभा यात्रा के लिए एक विशेष मार्ग भी बना हुआ था। मेसोपोटामिया की भौगोलिक विशेषता, ये क्वेश्चन जो 8 नंबर में पूछा जाता था भौगोलिक विशेषता से, तो इसके पूर्वोत्तर भाग, ठीक है, और उत्तरी भाग से क्वेश्चन आता है। इसके भौगोलिक विशेषता से क्वेश्चन पूछा जाता है 8 नंबर में, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसको आपको कवर कर लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेसोपोटामिया की भौगोलिक विशेषताओं से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कवर कर लेनी है। इसके अलावा मेसोपोटामिया के उर नगर की मुख्य विशेषता, तो उर नगर की मुख्य विशेषता क्या है, टेढ़ी मेढ़ी और संकरी गलियाँ थी। दूसरी जल निकासी। तीसरी है घरों की सफाई, खिड़कियों का अभाव, घरों के बारे में अंधविश्वास भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें 8 नंबर में यहाँ से पूछी जा सकती हैं। कई बार 5 नंबर के सवाल भी यहाँ से पूछे गए हैं। शवों को दफनाना। अशुरबनिपाल का निनवे स्थित पुस्तकालय किस देवता के मंदिर में केंद्रित था, ये क्यों विख्यात था, तो वो अशुरबनिपाल का जो पुस्तकालय है उसके इष्ट देव नाबू के मंदिर में केंद्रित था और ये अपने 1000 मूल ग्रंथों और 3000 पट्टिकाओं के लिए विख्यात था, 30,000 पट्टिकाओं के लिए विख्यात था। श्रम विभाजन शहरी जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है, उदाहरण देकर समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रम विभाजन का क्या अर्थ है और शहरी जीवन में इसके क्या उपयोगिता, क्या महत्वता है, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगला है ता चीन का मतलब क्या होता है, तो ता चीन का मतलब वृत्तर चीन अथवा मुख्य रूप से पश्चिम। सेनेट कौन थे, तो धनी अर्थात उच्च वर्ग के लोगों की एक संस्था थी, सेनेट कहा जाता था। गृहयुद्ध देश के भीतर सत्ता प्राप्त करने अथवा अन्य किसी बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला सशस्त्र संघर्ष। बलात् भर्ती ऐसी व्यवस्था जिसमें देश के कुछ वर्गों या समूहों के वयस्क पुरुषों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी पड़ती थी। सम्राट सेंट अगस्टिन कौन थे, तो सेंट अगस्टिन उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नगर के बिशप थे और ये बिशप ईसाई समुदाय के अति महत्वपूर्ण और शक्तिशाली लोग होते थे। संविदा पत्र क्या होता है, फ्रैंकिंस एक सुगंधित राल जिसका प्रयोग धूप, अगरबत्ती और इत्र बनाने के लिए किया जाता था और इसे बोस्वेलिया नामक पेड़ से प्राप्त किया जाता था। एकाश में शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी बड़ी चट्टान का टुकड़ा। सोल्डस ये रोमन सम्राट कंस्टेंटाइन द्वारा चलाया गया सोने की सिक्का था जो शुद्ध जो है 4.5 ग्राम को होता था। दिनारियस रोमन साम्राज्य में प्रचलित लगभग शुद्ध चांदी का सिक्का, इसका भी वजन 4.5 ग्राम था। कोलेजियम या कोकोसियम पूछा जा सकता है कि रोम का रंगमंच जहां तलवार चलाने में निपुण योद्धा जंगली जानवरों से मुकाबला करके दर्शकों का मनोरंजन करते थे। रोमन साम्राज्य किन 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, वो महाद्वीप हैं पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया उत्तरी अफ्रीका बहुत बड़े भाग, यूरोप के अधिकांश भाग पश्चिमी एशिया उत्तरी अफ्रीका के बहुत बड़े भाग में फैला हुआ था। रोम के इतिहास के सामग्री के स्रोत कौन कौन से जानकारी के, तो वह हैं
पाठ्य सामग्री, प्रलेख अथवा दस्तावेज और भौतिक अवशेष। रोम और ईरान के साम्राज्यों को क्या चीज़ अलग करती थी? तो भूमि की एक संकरी पट्टी जिसके किनारे फरात नदी बहती थी। रोम साम्राज्य के प्रशासन के लिए किन दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता था? वह लातिनी और यूनानी भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। प्रश्न नंबर 7 है कि रोम साम्राज्य के संबंध में प्रिंसिपेट क्या था? तो प्रिंसिपेट वह राज्य था जो रोम के प्रथम सम्राट अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में स्थापित किया था। किस साम्राज्य की सेना बलात् भर्ती वाली थी? तो फारस के राज्य की सेना क्या थी? बलात् भर्ती वाली थी। इसका अर्थ यह है कि राज्य की कुछ वयस्क पुरुषों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी पड़ती थी। रोम साम्राज्य की सेना की दो विशेषताएं। तो रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता। क्या दिया जाता था? प्रत्येक सैनिक को वेतन मिलता था और प्रत्येक सैनिक को कम से कम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। रोम के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन हैं? तो वह हैं राजा, अभिजात वर्ग और सेना। तो ये क्वेश्चन जो हैं आपको कवर करने हैं। रोम के सम्राट अगस्टस का शासनकाल किस बात के लिए जाना जाता है और क्यों? तो शांति के लिए जाना जाता है, क्योंकि इस राज्य में लंबे समय तक आंतरिक संघर्ष और सैनिक विजयों के बाद आई थी। अगस्टस के काल को रोम के इतिहास में स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिनारियस क्या था और हेराड के राज्य से रोम को कितने दिनारियस की आय होती थी? तो दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था जिसमें लगभग 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी होती थी। हेराड के राज्य से रोम को प्रतिवर्ष जो है 54 लाख दिनारियस की आय होती थी। रोम की सामाजिक प्रणाली में बड़े बड़े शहरों का क्या महत्व था? और 3री शताब्दी के रोम में प्रांतीय सेनेटरों के बहुसंख्यक होने से क्या 2 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? रोम साम्राज्य के संदर्भ में नगर के क्या मतलब है? तो नगर एक शहरी केंद्र था जिसमें अपने मजिस्ट्रेट, नगर परिषद और एक निश्चित राज्य क्षेत्र होता था। इसके अधिकार क्षेत्र में कई गांव भी आते थे। ईरान में सार्वजनिक स्नान का विरोध क्यों हुआ? तो ईरान के पुरोहित वर्ग का मानना था कि सार्वजनिक स्नान से जल अपवित्र होता है, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया था। रोम साम्राज्य में शहरी लोगों को उच्चतर स्तर के मनोरंजन उपलब्ध थे। तो लगभग 176 दिन के मनोरंजन उपलब्ध थे। एम्फोरा क्या थे? ये किस क्षेत्र में बनाए जाते थे? तो एम्फोरा एक प्रकार के मटके एवं कंटेनर होते थे और इसमें शराब, जैतून के तेल और अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई होती थी और ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बनाए जाते थे। रोम साम्राज्य के 4 घनी आबादी वाले प्रदेश। तो इसमें 2 इटली के और 2 मिस्र के हैं। तो इटली में कैंपेनिया और सिसिली और मिस्र में फैयम और गैलिली। बढ़िया अंगूरी शराब, सबसे बढ़िया अंगूरी शराब रोम में वो कैंपेनिया इटली से और गेहूँ सिसिली इटली और बाइजेकियम ट्यूनीशिया से मिलता था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। वेतनभोगी श्रमिक की तुलना में दास जो है महंगा क्यों पड़ता था? फ्रैंकिसिस अथवा सुगंधित राल किस काम आती थी और कैसे प्राप्त की जाती थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसे पेड़ से फ्रैंकिसिस सुगंधित राल से धूप अगरबत्ती इत्र बनाया जाता था। इसे बोसवेलिया के पेड़ से प्राप्त किया जाता था। रस लेकर उसे सुखा लिया जाता था और राल तैयार हो जाती थी। रोम में सबसे उत्कृष्ट किस्म की राल कहाँ से आती थी? तो अरब प्रायद्वीप से आती थी। पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य के 4 सामाजिक वर्गों के नाम तो है सेनेटर, अश्वरोही या नाइट, जनता का सम्मानी वर्ग और दास। ठीक है, रोमन साम्राज्य में परवर्ती पुराकाल में होने वाले कोई 2 धार्मिक परिवर्तन लिखिए। तो पहला, 4वीं शताब्दी में सम्राट कंस्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म बना लिया। दूसरा, 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। सम्राट डायक्लोसियन द्वारा किए गए 4 प्रशासनिक सुधार। तो सीमाओं पर किले बनवाए, उसने प्रांतों का पुनर्गठन किया, उसने सैनिक और असैनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया और उसने सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की। सोलिडस क्या था? तो सोलिडस सम्राट कंस्टेंटाइन द्वारा चलाया गया सिक्का था। यह 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बनाया हुआ था। और 3 सबसे महत्वपूर्ण रोमन राज्य की बात की जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 3 सबसे महत्वपूर्ण रोमन राज्य थे। स्पेन में विस्गोथों का राज,
गौल में फ्रैंको का राज और इटली में लोम्बार्डो का राज। जस्टिनियन द्वारा इटली पर पुनः अधिकार का क्या परिणाम निकला? ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। किस घटना को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है? तो अरब से शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को। सेंट ऑगस्टिन कौन थे? तो सेंट ऑगस्टिन अफ्रीका के हिप्पो नगर के बिशप थे और उन्हें चर्च के बौद्धिक इतिहास में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। रोम के इतिहास के मुख्य स्रोत, पाठ्य सामग्री, प्रलेख, दस्तावेज, भौतिक अवशेष। यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है पाठ्य सामग्री में क्या क्या थे, प्रलेख या दस्तावेज में क्या शामिल होते थे, इसी प्रकार से भौतिक अवशेषों में क्या क्या शामिल किया जाता था। अगला है रोम राज्य के संदर्भ में प्रिंसिपेट से क्या अभिप्राय है और इसमें सम्राट तथा सेनेट की क्या स्थिति थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपेट और रोमन सम्राट अगस्टस से क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि प्रिंसिपेट का मतलब क्या होता है, ये सेनेट कौन होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 नंबर में भी, 5 नंबर में भी, 8 नंबर में भी यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे आपको कवर करना है पूरी तरीके से, ठीक है। इसी प्रकार से रोम की सभ्यता के पतन के 5 कारण, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभ्यता के पतन के कारण कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, इसको आप जरूर कवर कीजिएगा। रोम की सभ्यता के पतन के क्या कारण रहे हैं। इसी प्रकार से परवर्ती पुराकाल से क्या अभिप्राय है और इस अवधि में रोम साम्राज्य में कौन कौन से धार्मिक और प्रशासनिक परिवर्तन हुए। तो परवर्ती पुराकाल क्या है, ठीक है, धार्मिक परिवर्तन क्या हुए, सम्राट कंस्टेंटाइन ने क्या काम किया। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पेपर में पूछे जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको कवर जरूर कर लेना है। डायग्लोसियन के समय क्या क्या परिवर्तन हुआ, ये भी यहाँ पर दिया गया है। हर चीज़ों को हमने बहुत सही तरीके से जो है यहाँ पर विस्तार पूर्वक आप सभी के लिए समझा रखा है, ताकि आप आसानी से इस सभी क्वेश्चन को कवर कर सकें और अपने एग्जाम में 100% नंबर लाकर पास हुए। तो एंड तक जरूर देखिए, ये नहीं कि आपको बीच में वीडियो छोड़ देनी, एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एंड तक देखने पर ही आपको इसका लाभ मिलने वाला है। सम्राट कंस्टेंटाइन के समय कौन से परिवर्तन, तो ये भी यहाँ पर हमने दिया हुआ है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा है कि उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि 3वीं शताब्दी में रोम साम्राज्य को काफ़ी तनाव का सामना करना पड़ा। तो रोम साम्राज्य को 3वीं शताब्दी में काफ़ी तनाव का सामना करना पड़ा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जरूर कवर कीजिएगा। कई बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रोम साम्राज्य की 3वीं शताब्दी में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा या तनाव का सामना क्यों करना पड़ा। तो यहाँ से सभी चीज़ें यहाँ पर आसानी से हमने दी हुई है। आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, बस आपको कंप्लीट इस वीडियो को देख लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है। पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको एंड तक देखना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। मंगोल लोगों का संबंध पूर्व में तातर, खितार और मंचू लोगों था। तो तीसरा चैप्टर क्या है, मंगोल लोगों का संबंध किससे था। तो मंगोल लोगों का संबंध पूर्व में तातार, खितार और मंचू लोगों से था। चंगेज खान का जन्म कब हुआ, तो चंगेज खान का जन्म लगभग 1162 ईस्वी में हुआ था और आधुनिक मंगोलिया में हुआ था। उसका प्रारंभिक नाम क्या था, जो है चंगेज खान का प्रारंभिक नाम या बचपन का नाम था तेमुजीन। मंगोल कहाँ से आए थे, मंगोल जो थे वो स्टेपी क्षेत्र में रहते थे और इस स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों और मध्य एशिया के यायावरों को व्यापार एवं वस्तु विनिमय के लिए पड़ोस में से चीन में जाना पड़ता था। मंगोल जो है चीन से जो है कृषि उत्पाद और लोहे के उपकरण लाते थे, बदले में वे चीनी लोगों की शिकार किए गए पशु, घोड़े और फर देते थे, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि और इसके अलावा 1206 ईस्वी तक तेमुजीन ने अपने शत्रुओं के निर्णायक रूप से पूरी तरीके से पराजित कर दिया। उसके बाद उसे समुद्री खान जो है नाम से उपाधि भी दी गई थी। निशापुर के जो है घेरे के दौरान एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई थी और इसी कारण चंगेज खान ने निशापुर को ध्वस्त करने का आदेश भी दिया था। मंगोल और तुर्कों की कुशल घुड़सवारी ने उसकी सेना को गति प्रदान की थी। मैके कौन था, तो मैके जो था वो चंगेज खान का पोता था और उसने फ्रांस के शासक लुई नौवें को यह चेतावनी दी थी कि वे मंगोलों पर आक्रमण करने का साहस ना करे। इसी प्रकार से चंगेज खान ने नवविजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व तो अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया और इस प्रकार चाल उलूस का भी गठन हुआ था। चंगेज खान ने एक पद्धति आरंभ की जिसे हरकारा पद्धति कहा जाता है और इसके लिए मंगोल यायावर घोड़ों अथवा अन्य पशुओं को 10वां भाग प्रदान करते थे। इसे कुबकुर कहा जाता है। क्या कहते थे, 10वां भाग प्रदान करते थे, इसे कुबकुर कहते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बर्बर का मतलब, बर्बर का तात्पर्य गैर यूनानी लोगों से, परंतु इसका प्रयोग क्रूर एवं असभ्य लोगों के लिए किया जाता था। यायावर मूल रूप से घुमक्कड़ लोग होते थे। उलूस किसी प्रदेश की दूरस्थ सीमा को कहा गया है। तामा क्या है, तो तामा जो है यायावर साम्राज्य की सैन्य टुकड़ियाँ हैं। किरलताई यायावर सरदारों की परिषद है। आंडा मंगोलों में सगे भाई के लिए प्रयुक्त शब्द है। यास
प्रशासनिक विनियमों का समूह जिसे आखेट, सैन्य में डाक प्रणाली का संगठन, ये भी माना जाता है कि यास मंगोलों की परंपराओं का संकलन था। कुपकुर मंगोलों द्वारा हरकारा संचार प्रणाली के लिए दिए जाने वाले कर और ये उनके घोड़ों अथवा अन्य पशुओं का 10वां भाग भी होता था। सुनहरा गिरोह कौन था? तो जोची चंगेज खान पुत्र द्वारा स्थापित राजनीतिक संगठन जिसे सुनहरा गिरोह कहा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है इन सभी चीज़ों से। बर्बर शब्द का क्या अर्थ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बर्बर शब्द यूनानी भाषा के शब्द बारबोरस से निकला है और जिसका तात्पर्य गैर यूनानी लोगों से है और यूनानियों को उनकी भाषा एक बेतरतीब शोर बराबर के समान लगती थी। मोंके कौन था? तो चंगेज खान का पोता, उसने फ्रांस के शासक लुई नौवें को चेतावनी दी थी कि वो मंगोलों पर आक्रमण करने का साहस ना करें। चंगेज खान के पोते बाटू के सैनिक अभियानों की 2 सफलताएं बताइए। तो पहला, बाटू ने रूस की भूमि को मॉस्को तक रौंद डाला और दूसरा, वह पोलैंड और हंगरी पर विजय प्राप्त करके वियना तक जा पहुंचा था। मंगोल कौन थे? तो मंगोल विविध लोगों का जन समुदाय था और ये लोग पूर्व में तातार, खितान और मंचू लोगों से संबंधित थे। पश्चिम में इनका संबंध तुर्क कबीलों से था। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि चंगेज खान द्वारा स्थापित राजनीतिक व्यवस्था बहुत अधिक स्थायी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता था, 3 नंबर में भी। चंगेज खान कौन था? तो चंगेज खान का जन्म लगभग 1162 ईस्वी में आधुनिक मंगोलिया में हुआ था। उसका प्रारंभिक नाम तेमुजिन था और उसका पिता यसुजोई कियात कबीले का मुखिया था। कियात कबीले का मुखिया कौन था? चंगेज खान के पिता यसुजोई। अपने शत्रुओं को पराजित करने के बाद तेमुजिन को किस प्रकार सम्मानित किया गया? तो 1206 ईस्वी तक तेमुजिन ने अपने शत्रु को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया और इसके बाद उसे चंगेज खान, समुद्री खान और सार्वभौम शासक की उपाधि प्रदान की गई और उसे मंगोलों का महानायक भी घोषित किया गया। तो अगला है, चंगेज खान की सैनिक सफलताओं में सहायक कोई 2 कारक। पहला, मंगोल और तुर्कों की कुशल घोड़सवारी और उसका घोड़े पर सवार होकर तीरंदाजी का कौशल बहुत अद्भुत था। चंगेज खान की मृत्यु के पश्चात मंगोल साम्राज्य को निम्नलिखित 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण 1236 से लेकर 1242 तक और दूसरा चरण 1255 से लेकर 1300 ईस्वी तक। मंगोल चंगेज खान की सेना ने एक संगठित सेना का रूप कैसे धारण किया? 4 उलूस का गठन कैसे हुआ? तो उलूस से अभिप्राय है साम्राज्य सीमा और अपनी नई व्यवस्था में चंगेज खान ने नव विजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया। इस प्रकार 4 उलूस का गठन हुआ था। चंगेज खान कौन था? वह मंगोल का महानायक कैसे बना? तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में उसके कहाँ हुआ? मंगोलिया में ओनोन नदी के निकट हुआ था। कहाँ हुआ था? मंगोलिया में ओनोन नदी के निकट हुआ था और उसका प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। उसके पिता का नाम यसुजोई था जो कियात कबीले का मुखिया था। उसके पिता की अल्पायु में हत्या कर दी गई थी। उसकी माता ओलोन इके ने तेमुजिन और उसके सगे और सतोले भाइयों का लालन पालन बड़ी कठिनाइयों से किया। 1170 के दशक में तेमुजिन का भी अपहरण कर लिया गया और उसे दास बना लिया गया। बाद में उसकी पत्नी बोरटे का भी अपहरण कर लिया गया और अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उसे लड़ाई लड़नी पड़ी। ठीक है, वह अपने उसका जो सबसे नवयुवक भोगुरचू उसका पहला मित्र था। तो चंगेज खान का पहला जो मित्र था वो था भोगुरचू और उसने सदैव उसे एक विश्वस्त साथी के रूप में तेमुजिन के साथ दिया। तेमुजिन के सागा भाई जमुका उसका एक अन्य विश्वस्त मित्र था और तेमुजिन ने अपने पिता के विरुद्ध भाई, ठीक है, तुगरिल उर्फ ओंग खान के साथ पुराने रिश्तों को पुनः जीवित कर दिया जो कैराइट लोगों का शासक था। ठीक है, कैराइट। चंगेज खान महानायक कैसे बना? तो तेमुजिन का सागा भाई जमुका जो था बाद में उसका शत्रु बन गया और 1180 से 1190 दशक में तेमुजिन ने ओंग खान की सहायता से जमुका जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों को परास्त कर दिया और जमुका को पराजित करने के बाद तेमुजिन का आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो उसके बाद उसने अपने पिता का हत्यारे शक्तिशाली तातर, कैराइट और स्वयं ओंग खान जो है शामिल थे 1206 में उसको सभी को हरा दिया और पराजित कर दिया। उसके बाद उसे महानायक घोषित कर दिया गया। ठीक है, 4 उलूस का गठन किस प्रकार हुआ? इन उलूस का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो चंगेज खान ने 9 विजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया और इसे 4 उलूस का गठन हुआ। उलूस से अभिप्राय है साम्राज्य की सीमा से। पहले उलूस की बात करें तो 4 उलूस में जो चंगेज खान के जो सबसे बड़े पुत्र जोची, इसे रूसी स्टेपी क्षेत्र में प्राप्त हुआ। ठीक है,
दूसरे पुत्र थे चगताई, इसे तुरान का स्टेपी क्षेत्र और पामीर पर्वत का उत्तरी भाग मिला। और तीसरे पुत्र थे उगदोई, ठीक है, और उसे महान खान की उपाधि दी जाएगी। इसके चौथे पुत्र थे तोलई, तो चौथा पुत्र कौन था? सबसे छोटा पुत्र तोलई, अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया प्राप्त हुई, ठीक है। चंगेज़ खान का विचार था कि उसके पुत्र आपस में मिलकर साम्राज्य पर शासन करेंगे, इसलिए इसने विभिन्न राजकुमारों के लिए अलग अलग सैनिक टुकड़ियाँ, तो विभिन्न अलग अलग जो सैनिक टुकड़ियाँ थी उन्हें क्या कहा गया? तामा कहा गया। ये सैनिक टुकड़ियाँ प्रत्येक उलूस में तैनात रहती थी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चंगेज़ खान ने अपनी सेना को किस प्रकार नया रूप दिया और उसके द्वारा किए गए सैनिक परिवर्तन कौन कौन से थे? तो दशमलव पद्धति पर आधारित उसने जो सैनिक परिवर्तन किया था। पुरानी पद्धति में कुल और कुबेले वही दशमलव इकाई पर आधारित थे और चंगेज़ खान इस प्रथा को समाप्त कर दिया बाद में। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपको कवर कर लेने हैं, ठीक है। नई सैनिक टुकड़ियों को क्या कहा गया? मोयान कहा जाता था। और चंगेज़ खान ने अनेक ऐसे व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से आंडा अर्थात सगा भाई कहकर सम्मानित किया था। तो ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आपसे पूछे जा सकते हैं, चंगेज़ खान वाले चैप्टर से। 13वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य की क्या स्थिति थी, इसमें यास की क्या भूमिका थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 नंबर यहाँ से पूछा जा सकता है। तो यास की क्या भूमिका रही? इसके अलावा तो ये जो है आपका कंप्लीट, यानी हमने इसमें हमने इस वीडियो में हमने लेखन कला और शहरी जीवन की बात करी, पहला चैप्टर। फिर हमने 3 महाद्वीपों में फैले हुए साम्राज्य की बात करी और उसके बाद हमने यायावर साम्राज्य की बात करी। तो इस सिंगल वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के इतिहास के सीरीज आज पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है और इस पार्ट 1 में हमने 3 चैप्टर कवर किया। नहीं, इस 3 चैप्टर में लगभग 35 नंबर यानी 35 नंबर हमने पूरे कवर कर लिए हैं। अगर आपने इस कंप्लीट वीडियो देख लिया तो आपके 35 नंबर 100% आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिए, नेक्स्ट पार्ट हम इसका जल्दी से अपलोड करेंगे। एग्ज़ाम में समय ज़्यादा नहीं है, जितना भी समय हमारे पास है उसे हमें प्रैक्टिस करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, अपने स्कूल में, अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।